अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम आबाद सिंध में मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ थे। वो नाजरीन, इस हफ्ते हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो है NFC अवार्ड की असलाह और सूबाई वसाइल। सूबाई वसाइल या कौमी वसाइल की अगर हम बात करें तो सिंध और बलूचिस्तान दो वाहिद सूबे हैं जिनका टैक्सेस की मद में जो है वफाक को बहुत ज़्यादा पैसा जाता है। टैक्सेस के कलेक्ट करते हैं सिंध से, बलूचिस्तान से। अगर बलूचिस्तान को देखा जाए तो बलूचिस्तान एक वसाइल से मालामाल सूबा है। बलूचिस्तान की अगर जाग्राफी की हम बात करें सिर्फ तो 750 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी है और एक अहम बंदरगाह है ग्वादर पोर्ट जो सेंट्रल एशिया तक कवर करता है। उसके अलावा अगर अफगानिस्तान और ईरान के साथ इनकी जो बॉर्डर लाइन है वो है 2640 किलोमीटर, जो इतनी बड़ी सरहद है उसका इश्तराक करता है। और जो बहरा अरब और आबनाए हरमोज जो रूट है, एक ईरान का जो एक रूट है वो पूरी दुनिया से जहाँ से तिजारत होती है, ऑयल सप्लाई होता है, पेट्रोल सप्लाई होता है, जो दुनिया का सबसे मसरूफ तेल की तिजारत का एक रास्ता है, वो भी बलूचिस्तान से जो है कनेक्ट है। सूबे में 450 मिलियन टन लोहे के ज़खायर मौजूद हैं, मार्बल है, कोयला है और क्रोमाइट के ज़खायर मौजूद हैं। बलूचिस्तान माहीगिरी के हवाले से अगर देखा जाए तो सियाहत, ज़राअत और लाइफ स्टॉक में भी मालामाल है। पाकिस्तान की मईशत में जो है बलूचिस्तान का निहायत एक अहम किरदार है। और अगर जो कुल जो उनका जो भेड़ों का है परसेंटेज अगर हम बताएं तो वो 48% हैं जो शीप्स और बकरियां वगैरह, और 41% जो ऊंट फराम करता है। इसी सलाहियत के बावजूद भी जो है बलूचिस्तान इतना पीछे क्यों है और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना डेवलप क्यों नहीं है, और शदीद खसारे में बलूचिस्तान की जो माली सूरत हाल है वो शदीद खसारे में होती है। अगर देखा जाए तो सिर्फ 19% जो पॉपुलेशन है बलूचिस्तान की, उनको साफ पानी दिया जाता है। पीने का जो साफ पानी है वो सिर्फ 19% आबादी को मुयसर है। और अगर उसके अलावा अगर बात करें तो ये जो जिसमें रेकोर्डिक कॉपर और सोने के ज़खायर मौजूद हैं वो इतनी मालियत है, अरबों रुपए की मालियत है, उसके बाद भी जो है बलूचिस्तान को वो ड्यू शेयर जो है नहीं दिया जाता। NFC अवार्ड का मकसद है कि जो सूबे पैसे देते हैं, जो सूबों से कलेक्शन की जाती है टैक्सेस की, और सूबों को जो 5 साल के बाद वो रेवेन्यू दिया जाता है वो बहुत कम दिया जाता है। हालांकि वो डिस्ट्रीब्यूशन जो वेल्थ होती है, जो तकसीम होती है कौमी वसाइल की, वो आबादी की बुनियाद पे की जाती है। उसमें सबसे बड़ा जो सूबा है आबादी के लिहाज से वो पंजाब है, उसी वजह से जो लायन शेयर है वो पंजाब का होता है। बाकी जो समझे कि 50 रुपए में से चारों सूबे 3 सूबे जो हैं तकसीम होते हैं, उसमें KP की हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया। बाकी जो लायन शेयर है वो जो है आबादी की बुनियाद पे पंजाब ले जाता है। तो ये सारी सूरत हाल है और उसमें सिंध को भी है ड्यू शेयर नहीं मिलता। और दूसरी बात यह है कि 13 साल बाद जो NFC अवार्ड का ऐलान किया गया है, अब उस पर हमारे जो टेक्नोक्रेट हैं उनसे अगर हम पूछेंगे तो वो बताएंगे, फजलुल्लाह कुरैशी साहब जो हैं वो उनका कहना है कि अब हमने जब उनका ओपिनियन पढ़ा तो उनका कहना है कि उनको वो नहीं लगता कि इस बार भी हुकूमत संजीदा है या वफाकी हुकूमत संजीदा है इस मसले को हल करने के लिए। उसी हवाले से हम बात करेंगे, इसी मौजू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो टेलीफोन लाइन पर आज मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद से, कुर्बान बलोच साहब, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कुर्बान बलोच साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। कुर्बान बलोच साहब, देखें बलूचिस्तान और सिंध के हवाले से अगर देखा जाए तो ये दोनों जो सूबे हैं वसाइल से मालामाल हैं और टैक्सेस की मद में भी बहुत भारी मिकदार में टैक्सेस अदा करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट को देते हैं। अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो सूबे में 450 मिलियन टन जो है लोहे के ज़खायर, मार्बल, कोयला और क्रोमाइट के ज़खायर भी मौजूद है। ग्वादर पोर्ट, सियाहत, ज़राअत, लाइव स्टॉक, एवरीथिंग इज देयर। उसके बाद जो है NFC अवार्ड में बलूचिस्तान को हिस्सा बहुत कम दिया जाता है। और अगर सिंध का देखें तो सिंध को भी वो हिस्सा नहीं मिल पाता, सिंध को भी काफी एतराजात होते हैं, उसकी क्या वजूहत हैं? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। ये पुराना एक इशू है जो सदियों से चलता आ रहा है पाकिस्तान के हुक्मरानी के निज़ाम में, और सबको पता है कि इस्लामाबाद इस हवाले से एक अपर हैंड हमेशा रहा है जो सूबाई इकाइयां हैं।
اور جس کی وجہ سے صوبوں کو جو ڈیو شیئر ہے یا صوبوں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو ڈیو شیئر نہیں ملتا. اس میں دو تین چیزیں ہیں. مرکز کون, اسلام آباد کون, وہاں کون رول کرتا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہی جماعتیں باری باری اسلام آباد میں رول کرتی ہیں, جس میں سندھ کے نمائندے شامل ہیں, جس میں بلوچستان کے نمائندے ہیں. وہی جماعتیں ہیں جو وفاق میں بھی کسی نہ کسی شکل میں حکمرانی میں شامل ہیں اور صوبوں میں حکمرانی کرتے ہیں. اگر وہ صوبائی حقوق کے حوالے سے, صوبائی عوام کے حقوق کے حوالے سے آپ نے مدنی وسائل کی بات کی, آپ نے ٹیکس کلیکشن کی بات کی, ٹیکس ریکوری کی بات کی, اس کی شیئر کی بات کی, تو یہ منصفانہ طور پر اگر وہی نمائندے یہاں جب آتے ہیں اسلام آباد میں, وہ بیٹھ کے منصفانہ بات کریں اور اپنے صوبوں کی, اپنے لوگوں کی, اپنے عوام کی, اپنے حلقے کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کے لیے کوئی آسان نہیں ہوگا اس پہ کوئی قبضہ کرنا, یا آپ اس کو کوئی اور نام جو بھی دیں. تو اسلام آباد میں بھی یہی لوگ ہیں جو حکمرانی کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں جا کے کمپرومائز کرتے ہیں, جس کی وجہ سے میرا, آپ کا یا سندھ بلوچستان کے ان مظلوم, محقوق اور جو غریب جو لوگ ہیں, ونربل ہیں, ان کے حقوق سلب ہوتے ہیں. اگر کمپرومائزنگ سے ہاتھ اٹھا دیا جائے تو یہ پاسبلٹی میں شامل نہیں ہے. تو اب یہ وہاں کے جو نمائندے ہیں, اب آنے والا ماہ انتہائی اس حوالے سے اہم ہے. این ایس سی کا ایوارڈ یا این ایس سی کمیشن کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, یہ 9 سے جو کمیشن ہے اس کے حوالے سے, اور اس حوالے سے جو فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے ہیں وہ کچھ انڈیکیٹرز دے چکے ہیں کہ نیا فارمولا کس طرح کا ہونا چاہیے یا اس میں تبدیلی کیوں کر ہونے چاہیے. تو صوبائی حکومتوں کو, سندھ کو, بلوچستان کو, ان کی صوبائی حکومتوں کو, نمائندوں کو, جن کا ایک ووٹ ہے, جن کا ایک پاور ہے, اور وہی جماعتیں جہاں اتحادی حکومت میں بھی شامل ہیں, تو ایک وہ اپنا ورک آؤٹ کریں اور ہوم ورک کر کے تیاری کر کے آئیں, تو وہ بہتر جو چیز ہے وہ اپنے عوام کے لیے لے سکتے ہیں, حاصل کر سکتے ہیں. قربان بلوچ صاحب, یہ جو قومی وسائل کی تقسیم این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے کی جاتی ہے, تو اس میں اگر دیکھا جائے تو سندھ کا بہت زیادہ شیئر ہوتا ہے. بلوچستان بھی جو وسائل سے مالا مال ہے, جس سے میں نے بات کی کہ بلوچستان کے اگر ہم جاگرافی دیکھیں تو 750 کلومیٹر جو ہے ایک طویل ساحلی پٹی ہے. گوادر پورٹ کے لحاظ سے ایک اہم صوبہ ہے. تو اگر اس کے انفراسٹرکچر کو دیکھا جائے, آپ تو وزٹ کرتے رہتے ہیں, تو آپ نے بلوچستان کا انفراسٹرکچر بھی دیکھا ہے, اور 19% جو پاپولیشن ہے اس کو, صرف 19% پاپولیشن کو صاف پینے کا پانی مہیا ہے, اور تعلیم بھی ان کی تباہ ہے. تو مطلب صوبے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ صوبہ جو ہے اپنے مالی وسائل کے باوجود اتنا محروم کیوں ہے؟ یہی میں نے بات کی آصف, کہ یہی لوگ ہیں جو صوبے میں حکومت کرتے ہیں, وفاق میں بھی حکومت کرتے ہیں, اور شیئر ہولڈنگ ہے, کہیں اتحادی کی شکل بھی موجود ہے, کہیں کوئی مختلف شکلوں میں. تو انہی لوگوں کو بلوچستان کے ان دکھ درد کا مداوع کرنا ہوگا. صحیح. کیونکہ اگر وفاق یہاں ہمیشہ یہی بات کرتا ہے کہ جو صوبوں کو وسائل ملتے ہیں وہاں ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, ان کی یوٹیلائزیشن کیپیسٹی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف کے دور حکومت کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی تو بلوچستان کے لیے مخصوص پیکیج دیا گیا تھا, اور اس کے بعد بھی بلوچستان کے لیے جو وسائل کی بات ہوئی ہے یا تقسیم کی, یا این ایف سی کے ذریعے جو صوبوں کو حصہ جو شیئر وہ منتقل ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 7ویں این ایف سی ایوارڈ سے پہلے بلوچستان کا حصہ کوئی اراؤنڈ اباؤٹ 5% تھا, جو بڑھ کے تقریباً 10% ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ 50% آپ کے اگر شیئر بڑھے ہیں, آپ کی آمدنی بڑھی ہے, تو بلوچستان میں بہتری بھی اسی شرح سے آنی چاہیے تھی, سندھ میں بھی اسی شرح سے بہتری آنی چاہیے تھی اگر وسائل منتقل ہوئے. اگر نہیں ہوئے تو اس کا قصوروار وہاں کے لوگ اپنے نمائندوں کا احتساب کریں, ان سے پوچھیں کہ ان کو یہ وسائل, ان کو یہ بہتری, یہ جو ان کے فلاح کے لیے یہ اقدامات کیوں نہیں ہوئے. یقینی طور پر وفاق بھی ذمہ دار ہے, لیکن صوبوں کی ذمہ داری, صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری اس پہ زیادہ ہے. ابھی جب وفاق میں این ایف سی پہ یا 9th کمیشن پہ جب بات ہوگی, وسائل کی تقسیم کی بات ہوگی, تو بہتر یہ ہے کہ صوبائی جو نمائندے ہیں
वो तैयारी करके आए, होमवर्क करके आए, तो यकीनन अपना केस अगर दिलेरी से, ईमानदारी से लड़ेंगे तो ये मुश्किल नहीं है कि वो अपने लोगों के लिए ज्यादा बेहतर शेयर ले सके। अच्छा कुर्बान साहब, आप इस्लामाबाद में होते हैं और इस्लामाबाद की सियासत से बिल्कुल बाखबर हैं, तो पाकिस्तान में जो कौमी वसाइल की तकसीम का कोई मुत्तफ़िका फार्मूला तय नहीं पाया गया, जिसकी क्या वजूहात हैं, और जो कौमी मालियाती कमीशन के ऐलान में वफाकी हुकूमत हमेशा जो मुश्किलात का शिकार रहती है, उसकी क्या वजूहात हैं? मैं समझता हूँ कि वफाक की हुकूमत मुश्किलात का शिकार नहीं है, मैं इसको इस तरह नहीं समझता। ये वफाक का जो भी केस है, 18वीं आईनी तरमीम के बाद वफाक ने जो केस ये प्लीड किया, सूबों को सामने, लोगों को सामने ये बावर कराने की कोशिश की कि उसके वसाइल चले गए, सूबों को मुंतकिल हो गए, या 7वीं NFC वार्ड के तहत सूबों को मजीद शेयर चला गया। तो उसके बाद वफाकी हुकूमत ने जो इक़दाम उठाए और वो उन्हीं सियासी जमातों के आशीर्वाद से उठाए, जिससे अब वफाक की सूरत बहुत मुख्तलिफ हो गई है। मैं एक दो मिसाल आपको दूंगा कि पहले पेट्रोलियम पे GST होती थी जो काबिल तकसीम पूल भी चली जाती थी, माना मतलब है कि वफाकी हुकूमत को शेयर जाता था चारों सूबों को, उसी को कुछ अरब रुपए पे महदूद करके पेट्रोलियम लेवी आयद की गई, जो सिर्फ उसकी आमदनी वफाक को जाती है। पिछले साल इसकी आमदनी 1400 अरब रुपए वफाक को सिर्फ पेट्रोलियम लेवी के मद में आमदनी हुई है। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, सेस हैं, जो ऐसे टैक्सेस हैं जो सूबों को नहीं जाते, जो ना काबिल तकसीम पूल में नहीं जाते, तो वफाक कोई भी उसके साथ मजबूरी नहीं है। अगर इसके बेहतर यूटिलाइजेशन की हम बात करें तो इसके लिए मैं समझता हूं कि वफाक से ज्यादा सूबे मजीद जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर सूबे उनके पास वसाइल हैं तभी तो वो हर साल सरप्लस बजट देते हैं। पिछले NSC अवार्ड से लेके 18 जो आईनी तरमीम के बाद अभी तक सूबे वफाक को सरप्लस बजट देते हैं। इसका मतलब है कि उनके पास इस्तेमाल करने की कैपेसिटी नहीं है, उनको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी अपने वसाइल के इस्तेमाल के लिए, बजाय कि वो वफाक को पैसे वापस दें, उनको हेल्प करें। वो अपने जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनको पानी पीने का साफ पानी नहीं मिलता, निकासी आप नहीं मिलता, बिजली नहीं है, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, इसको बेहतर बनाने के लिए उनको इक़दाम करने की जरूरत है। अच्छा कुर्बान बलोच साहब, ये फजला कुरैशी साहब का कहना है कि मुझे इस बार भी उम्मीद नहीं है कि ये वफाकी हुकूमत इस बार भी ये मसला हल कर पाएगी, और अगर देखा जाए तो अगर आबादी के बुनियाद पर जो 9% वसाइल हैं तकसीम किए जाते हैं, बाकी जो 10% हैं वो पसमानदगी, गुर्बत और टैक्सों की वसूली के हवाले से खर्च किए जाते हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? फजला कुरैशी साहब तो ये कहते हैं। आजब वफाक की हुकूमत में कौन है? वफाक क्या है? वफाक चारों सूबों की इकाई का एक मजमा है, और वफाक में जो रूलिंग जमातें हैं, पाकिस्तान पीस पार्टी, बाप, MQM, काफ लीग, जिया लीग, जो भी नाम लें, या जमहूरी वतन पार्टी, XYZ, जो भी वफाक में हुक्मरानी में है, वही सूबों में, बलूचिस्तान में हुक्मरानी में है, वही सिंध में हुक्मरानी में है। वही नुमाइंदे जब NFC में आके बैठेंगे तो उनकी नुमाइंदगी भी यहाँ होगी। तो वफाक आप किसको कहते हैं? तो इन्हीं नुमाइंदों को जो सूबों से आके वफाक में बैठेंगे और वहाँ वफाक में शेयर होल्डर हैं इक़दार में, तो NFC में भी वहाँ बैठेंगे तो उनकी नुमाइंदगी होगी। तो अगर वो कमजोरी न दिखाएं तो मैं नहीं समझता कि वफाक जबरदस्ती उनसे कोई चीजें छीन लेगा। लेकिन आपको मैं हर बार ये दोहरा रहा हूँ कि आपको अपनी कैपेसिटी शो करनी पड़ेगी, आपको अपना मजबूत केस रखना पड़ेगा, आप में मुत्तहद होकर आपको ये अज़म करना पड़ेगा कि जो वसाइल मिलेंगे हम लोगों की फलाह के लिए, उनकी भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो वफाक कोई सातवें आसमान पे कोई खलाई मखलूक नहीं है। कुर्बान बलोच साहब, आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि वो हमारे नुमाइंदे वफाक में बैठते हैं, लेकिन फजलुल्लाह कुरैशी का ये कहना है कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वसाइल की तकसीम के मामले में सूबे का कोई भी नुमाइंदा नहीं बैठा था, नहीं शामिल किया गया था। आसिफ, 7वीं NFC ये बात जी आपने देखा, हमने देखा, अभी तक काबिले नाफिज है। तो वो तब्दील हुआ, इन्हीं लोगों ने किया,
इन्हीं कायदीन ने किया, इन्हीं रहनुमाओं ने किया, इन्हीं हुक्मरानों ने किया। क्योंकि अगर आपके पास विल पावर हो चीजों को, वफाक को बेहतर चलाने के हवाले से, माली वसाइल की मुनसफा तकसीम के हवाले से, तो आप अगर मजबूत केस रखें तो ये पॉसिबिलिटी में शामिल है, ये नामुमकिन नहीं है। क्योंकि हमारे पास एक एग्जांपल मौजूद है कि 100% पॉपुलेशन थी, वहाँ 82 पे पॉपुलेशन की रेशो जो शेयरिंग है वो चली गई उसकी वसाइल की। बाकी आपकी डाइवर्स पॉवर्टी है, आपकी एरिया है, आपकी वो जो है पावर इंटेंसिटी है, ये सारी चीजें शामिल हुई हैं, तो बलूचिस्तान का शेयर बढ़ा या किसी और सूबे का बढ़ा जो पसमानदा था। तो अब भी यही सूबे, यही नुमाइंदे यही अज़म करके बैठेंगे, क्योंकि अगर फाइनेंस जो वज़रा हैं वो तो कमीशन का हिस्सा हैं, वही तो आएंगे, बैठेंगे, वही तो बात करेंगे, वही तो केस रखेंगे। तो कि ये किस तरह कहा जा सकता है कि सूबों की नुमाइंदगी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया कुर्बान बलोच साहब, आपने हमें कीमती राय से आगाह किया। जी नाज़रीन, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर बात कर रहे थे इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ी कुर्बान बलोच साहब, जिनका कहना था कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, वसाइल की जो तकसीम है, ये जो है वफाकी हुकूमत जो ऐलान किया है उन्होंने NFC अवार्ड का, उस पे देखा जाए तो काफ़ी मुस्बत राय थी उनकी। वो कहना चाहते थे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थों की मतलब कौमी वसाइल की तकसीम का जो ऐलान है, वफाकी हुकूमत इस साल संजीदा है, वो इस साल ये ऐलान ज़रूर करेगी और सूबों में जो टैक्सेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़रूर होगी और सूबों को अपना हिस्सा मिलेगा। नाजरीन, यहाँ पे हम लेते हैं एक मुख्तसर सा ब्रेक।